हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये कलाम के द्वारा लिया हुआ माइनर टेस्ट नंबर 10 है, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चनों को। तो जिसमें आपके जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना, यानी न्यू टॉपिक जुड़े हैं, जो CDP बोल सकते हैं या मनोविज्ञान के अंतर्गत। एक तो NEP 2020 यानी जिसे बोल सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये वाला जुड़ा है पहला टॉपिक। एक टॉपिक ये जुड़ा है राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो ये दो सेकंड टॉपिक हैं। हालांकि इस NEP में सब टॉपिक कर दिए हैं, यानी करीबन 6 टॉपिक ऐड और कर दिए हैं इसी के अंदर में, ऐसे बोल सकते हैं NEP 2020 में। तो इन दोनों के टॉपिकों के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पेपर में 10 क्वेश्चन। साथ ही साथ जो चाहे आपने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट ले रखी हो या सेकंड, तो उससे संबंधित आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो आपकी टीचिंग मेथड आती है ना, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो ये लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर है साइंस मैथ का है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें कॉमन दे रखी है, जैसे CDP कॉमन है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड कॉमन है। इन्हें किसी का भी पेपर दे लीजिए, चाहे लेवल फर्स्ट का या सेकंड का, चाहे SST का दे लीजिएगा या लेवल फर्स्ट का, ये सभी को क्वेश्चन है कॉमन है, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ना, जैसे CDP या इसे ही हम साइकोलॉजी बोल देते हैं, तो इसी में ऐड किए गए थे NEP 2020 और जो राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजना है। तो उनसे संबंधित पहला क्वेश्चन बना है वो, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा गया है आपसे कि सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया गया है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आपड़ी लाड़ो योजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें इस प्रकार पूछा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने भागों में विभक्त किया गया है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे 4 तो भाग हैं और 27 अध्याय हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रकार पूछा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है, स्कूलों में जो पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र की जो मिडिल स्टेज के लिए आयु वर्ग कितना है। तो 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो आपको मालूम होगा जो मिडिल स्टेज आती है वो 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए उम्र रखी गई है, ओवरऑल ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि सतत व्यावसायिक विकास, जिसे CPD बोल रहे हैं, कार्यक्रम में प्रत्येक शिक्षक को स्वेच्छा से न्यूनतम कितने घंटे के प्रशिक्षण में भाग लेना अपेक्षित किया गया है। तो ये किया गया है 50 घंटे, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और जबकि हम RT एक्ट पढ़ते हैं 2009, तो उसमें देखा होगा एक हफ्ते में, यानी जो साप्ताहिक दिनों की बात की जाती है जिसमें आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, उसमें 45 घंटे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम सतत व्यावसायिक विकास के अकॉर्डिंग जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें जो भी टीचर होगा उसे स्वेच्छा से न्यूनतम कितने घंटे प्रशिक्षण में भाग लेना होगा, 50 घंटे। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है, दोनों ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 3 के तहत जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को किस वर्ष तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसे बोलेंगे GER। इसका लक्ष्य रखा गया है 100% लक्ष्य करने का 2030 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि NEP 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है, यानी इसमें किस प्रकार की, जो पहले 10+2 होती थी, अब उसे चेंज करके कैसे कर दिया है, अब कर दिया है 5+3+3+4 यानी 53 34। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनाए गए 360 डिग्री प्रगति कार्ड का क्या नाम दिया गया है। इसे इंग्लिश में कहेंगे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, यानी समग्र प्रगति प्रतिवेदन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिकाओं के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाती है। तो ये दी जाती है, ओवरऑल देखें ऑप्शनों को, तो 11,000 रुपये दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
कि राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत पात्र विद्यार्थी हैं, यानी इसमें बताना है कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक ये यूनिफॉर्म जो निःशुल्क मिलती है, तो उसकी क्लास बतानी है, किस क्लास से किस क्लास तक मिलती है। ओवरऑल देखें तो हम ये कहीं कक्षा 1 से लेकर 8 के जो राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो 10वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपके प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। अभी हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं ये है आपके जो हिंदी से संबंधित जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं वो हैं, ठीक है। तो आप देखते चलिएगा इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11वां पूछा है कि सबसे परिष्कृत मापन है, ये आपके रीट शायद 2022 की जो पात्रता हुई है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा ये हो जाएगी जो आनुपातिक मापनी होती है ना, ये सबसे परिष्कृत मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा, इसमें कूट भी दिखाई दे तो आसानी होगी विचारने में। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिएगा, और आपको ये कूट दे रखे हैं, इनके आधार पर भी मिलान कर सकते हैं जो आपको जानकारी है। जैसे पहला नंबर है कि शिक्षण निर्देशन से पूर्व यह ज्ञात करना कि विद्यार्थी ने क्या जानता है, तो ये आपका जो पहला कथन दे रखा है ये संबंधित हो जाएगा 3 नंबर से, यानी स्थापन आकलन। तो ये देखिएगा पहले में भी दे रखा है और तीसरे में भी, तो इसे काट दीजिएगा क्योंकि ये तो होंगे ही नहीं फिर। दूसरा है कि शिक्षण निर्देशन देने के दौरान विद्यार्थी क्या सीख रहा है, और जब ड्यूरिंग की बात की जाती है दौरान की, तो उसमें आता है रचनात्मक, तो बी का संबंध हो जाएगा 2 से, तो बी का संबंध हो जाएगा 2 से, तो ये दोनों में ही साथ चल रहा है। आगे देखते हैं, शिक्षण निर्देशन के पश्चात ज्ञान में परिवर्तन हुआ है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये संबंधित हो जाएगा आपके योगात्मक मूल्यांकन से। तो हम ये कहेंगे सी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा पहला, तो सी का पहला ये, तो इसमें तो 4 दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का फिर मिलान कर लेंगे। शिक्षण निर्देशन के पश्चात पुनरावृत्ति की आवश्यकता, तो ये कहीं ना कहीं निदानात्मक से संबंधित हो जाएगा, इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर अधिगम स्तर को जांचने के लिए किए जाने वाला आकलन क्या कहलाता है, उसे अधिगम का आकलन बोलते हैं, यानी ये का आकलन का मतलब योगात्मक मूल्यांकन ही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध किससे है, अगर आप देखें तो हम ये कहेंगे मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध होता है वो शिक्षण के उद्देश्यों से होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि ब्लू ने मूल्यांकन को त्रिमुख बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोण का हिस्सा नहीं होगा, तो ये देखिएगा शिक्षण उद्देश्य आते हैं उसमें, ठीक है, साथ ही साथ आपकी अधिगम अनुभव भी आएंगे, व्यवहार में परिवर्तन आएगा, लेकिन विषय वस्तु नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आंतरिक मूल्यांकन का दोष क्या होगा, तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, हम ये कहेंगे सभी हो जाएंगे, चाहे वो पूर्वाग्रह परिणाम प्रभावित करता हो, या पक्षपात परिणाम जो भी परिणाम आते हैं उन्हें प्रभावित करता हो, या व्यक्तिगत पसंद परिणाम को भी प्रभावित करती हो, तो इस प्रकार ये सभी दोष हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसमें पूछा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाए जाने पर सर्वप्रथम प्रभावी बल किसने दिया था, यानी सीसी को अपनाने के लिए सर्वप्रथम किसने प्रभावी बल दिया था, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये दिया था आपकी NEP 1986, यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि लचीली मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने पर सर्वाधिक बल किसने दिया था, तो ये दिया था आपके NCF 2005, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। 19 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से तात्पर्य क्या होता है, हालांकि इसे इंग्लिश में कंटिन्यूअस बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है अगर आप देखें तो या तो आप इसे निरंतर बोल दीजिएगा या आवधिक, तो ये दोनों ही माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि सीसी में व्यापकता से तात्पर्य नहीं है, यानी
जो आपकी कॉम्प्रहेंसिव बोलते हैं इसे, इसका क्या तात्पर्य नहीं है। देखो अगर ओवरऑल सभी आप ऑप्शनों को देखेंगे तो देखो विषय में व्यापकता तो होगी, दायरे की व्यापकता भी होगी, ठीक है, साथ ही साथ आपकी कह सकते हैं अवसरों की व्यापकता होगी, लेकिन संबंधों की व्यापकता नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षण में यथार्थता या शुद्धता या सत्यता से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि वैधता से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 22 इस प्रकार पूछा है कि एक परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाए, यदि वह उसी उद्देश्य या गुण का मापन करे तो परीक्षण की यह विशेषता कैसी होगी कहलाएगी, यानी ओवरऑल ये विशेषता दे रखी है, ये किससे संबंधित है, हमें ये कहीं ना कहीं ये वैधता से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 23 है, यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे तो यह गुण क्या कहलाता है। तो इसे हम कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटी नहीं है। देखिए वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है और विविधता होती है, लेकिन मितव्ययता नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता क्या होती है। अगर आप इन्हें देखें तो हम ये कहेंगे एक तो व्यापकता अधिक होती है और अधिक विश्वसनीय होती है, वो व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है इनमें, तो हम ये कहेंगे इसके 2 और 3 ऑप्शन सही थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निबंधात्मक परीक्षाओं का दोष क्या है। हम ये कहेंगे क्या कहेंगे, कम व्यापक होती हैं, ऐसा कहना सही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है। अगर आप इन्हें देखें तो ये हो जाएंगे एकांतर अनुक्रिया वाले, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है कि ऐसी फाइल जिसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को नमूना कार्य के साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है, ये कहलाता है, इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा परीक्षण व्यवहार के भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं मूल्य परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है आपसे परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है, तो ये सभी ऑप्शन हैं ये संबंधित हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पर ये दृष्टि कुछ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सभी संबंधित हो जाएंगे आपके परीक्षण के स्वरूप के निर्माण से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का आवश्यक तत्व नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे विषय वस्तु इसमें से हो जाएगा जिसकी आवश्यकता हमें नहीं होगी, बाकी उद्देश्यों की होगी, प्रश्नों के प्रकार की होगी और उत्तर तालिका की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये इस प्रकार पूछा है कि जो निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिससे वह उन अशुद्धियों को विकसित होने से पूर्व की दर कर सकता है। तो ये उक्त परिभाषा किसने दी थी, तो आपकी ये क्रॉनबेक से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसमें पूछा है कि जो आपके चिकित्सकीय शिक्षण कहा जाता है किसे कहेंगे, तो इसमें से सत्यकूट बताने, तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं उपचारात्मक शिक्षण से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत नहीं है इनमें से, तो आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे केवल कक्षा का स्तर देखा जाना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपके उपचारात्मक शिक्षण जो भी आधारभूत सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है, ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे ये सभी प्रकार से किया जाएगा, तो उपरोक्त सभी प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण, क्योंकि उपचारात्मक जो भी शिक्षण होता है उसका आधार यही होता है निदानात्मक परीक्षण, क्योंकि इसके बाद ही उपचार किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है,
तो हम कहेंगे मूल्यांकन होता है क्षेत्र परीक्षा से विस्तृत होगा, यानी व्यापक बोल सकते हैं या विस्तृत। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पाठ उपरांत मूल्यांकन कैसे कहते हैं? तो ओवरऑल जो पाठ के बाद ही किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, पाठ पढ़ाने के बाद। नेक्स्ट देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया, मूल्यांकन की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपके कहीं ना कहीं माइकलिस से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो टार्गसन तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है कि किसी भी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है कि मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो ये कहीं ना कहीं संबंधित हो जाएगा मापन प्लस मूल्य निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा होगा? तो हम ये कहेंगे कि मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान हो, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचि, अभिवृत्तियां तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये संबंधित हो जाएंगी आपकी व्यक्ति परीक्षण में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिएगा। ये प्रश्न किस प्रकार का होगा? तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं लघुत्तर प्रश्न से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार कितने हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 2 प्रकार। नेक्स्ट देखिएगा, अब 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जो उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर किसका होता है? हम ये कहेंगे इनके उद्देश्यों का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण होगा? तो ये कहीं ना कहीं संबंधित हो जाएगा आपका निदानात्मक शिक्षण का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसे लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है? तो ओवरऑल कहें तो ये कहीं ना कहीं प्रश्नावली को दी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि एनसीएफ 2005 के द्वारा मूल्यांकन के संबंध में कौन से सुझाव दिए गए हैं और इसमें से सत्य कूट बताने हैं। हम ये कहेंगे इसमें से केवल कक्षा 1 व 2 में केवल मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, ये वाला कथन सही है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम ग्रेडिंग मूल्यांकन की सिफारिश की थी? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके मुदालियर आयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।